नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का आपका सेशन टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें नियमित रूप से मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को लेके उपस्थित हो जाता हूँ। तो आप लोग नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं जो आपकी सफलता में अत्यंत ही सहायक सिद्ध होगा। साथ ही दोस्तों यदि इस सेशन का मेंबरशिप यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए 250 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। 250 रुपए का भुगतान आप गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से 7007701847 इस नंबर पे आप लोग कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की क्लास जो है आप लोगों के लिए नया बैच शुरू हुआ है कल से। तो आप लोग यदि राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7007701847 इस नंबर पे आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ में आपको यदि डेमो चाहिए तो इसी नंबर से आपको जो है वो डेमो की जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों को उसके लिए लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे ही आप लोगों को डेमो क्लास मिलेगी। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अभी तक आपने जो है वो राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको टीजीटी के सिलेबस के लिए जो भी आपको राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक अवधारणाएं जो हैं और साथ में जो आपके 11 विचारक हैं उनको पूरे डिटेल में क्लियर कराया जाएगा। चलें अब बात करेंगे, सीधे आज के सेशन की तरफ चलेंगे। दोस्तों आज के सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न को मैं एडजस्ट कर देता हूं और आप सभी लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके साथ तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। सारे प्रश्न जो है दोस्तों आप लोगों को करा चुका हूं, रिपीट करा रहा हूं, दोबारा करा रहा हूं। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कम समय में हम लोग जो है दोस्तों जितना कम से कम समय हम लोग लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। प्रैक्टिस में जो है दोस्तों स्पीड का भी मैटर होता है, तो आप स्पीड के साथ जो है उत्तर करने का प्रयास करें। चले आप सभी का समय शुरू हो चुका है और पहला स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और तथा अधार्मिकता भरी हो। आपको क्रॉमवेल दिया है, क्लेरेंडन, बर्क और इसीवाहन। आप लोग चारों में से किसी एक का चुनाव करें, तेजी से उत्तर करें। चलें तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में जो है वो बी विकल्प के लिए आ रहा है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लेरेंडन महोदय ने जो है दोस्तों आपके लेवियाथन को जो है वो जलाया था, आप सभी को पता है दोस्तों। तो इस प्रश्न में आप लोग जो है बी विकल्प के साथ जाएंगे। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा जितने लोगों ने बी विकल्प का चुनाव किया है। अब आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उनकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि इसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार चित्रण प्रस्तुत किया है। किसने किया है दोस्तों? आप सभी लोग उत्तर करेंगे और साथ ही साथ आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग बिल्कुल कंजूसी ना करें। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी लोगों से निवेदन है कि सबसे पहला काम आप लोग जो है वीडियो को लाइक करने का करेंगे। चलें गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जो है वो समर्थक था आपका लॉक, और सामाजिक समझौता के सिद्धांत का जो है इन लोगों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत कराया, हाब्स, लॉक और रूसो ने। तो इन लोगों का मानना था दोस्तों कि प्राकृतिक अवस्था में जो है वो अधिकार तो प्राकृतिक थे लेकिन उनको लागू करने वाला जो है वो कोई व्यक्ति नहीं था। किसी के अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो उस पे जो है दोस्तों निर्णय करने वाला कोई मजिस्ट्रेट नहीं था। इसीलिए इन लोगों ने सामाजिक समझौता कराया और राज्य को जो है वो संप्रभुता दी। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में लॉक के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक लॉक है और आपको लॉक के साथ ही जाना पड़ेगा इस प्रश्न में। सी विकल्प के साथ जाइए, उत्तर आपका माफ करेंगे डी विकल्प के साथ, लॉक के साथ आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपको जो दिया है दोस्तों वो दिया है कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता था। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता आप लोगों को बताना है दोस्तों, बेंथम, मार्क्स, रूसो, और आपको लॉक दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करेंगे जितनी तेजी से हो सके। चलें
चलें, बहुत ही बढ़िया। चलें, आप सभी लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। अब डी विकल्प की बात क्यों कर रहे हैं ये आप लोग बता दीजिए। संपत्ति का जो श्रम सिद्धांत है, आप लोगों का उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा डी विकल्प के लिए। लेकिन संपत्ति के श्रम सिद्धांत के साथ साथ जो सबसे चर्चित नाम है वो आपका जो है दोस्तों मार्क्स है। लेकिन फिर भी आप लोग जो है डी विकल्प का आप लोग चुनाव कर रहे हैं, सभी का उत्तर सही है। लेकिन क्यों, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत का जो है सर्वप्रथम प्रस्तुतकर्ता लाक को क्यों मान रहे हैं, किस आधार पे? क्या आपको जो है संपत्ति के श्रम के सिद्धांत के बारे में लाक महोदय ने क्या कहा था? चलें, आप लोग कमेंट करके बताइए। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, लाक के संदर्भ में अपना जो है वो मत नहीं प्रस्तुत करेंगे, तब तक आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। आपका उत्तर सही है, मैं कहीं से भी आपके उत्तर को गलत नहीं कह रहा हूं। आप लोग तेजी से करिए। क्यों संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता लाक को माना जाता है? क्या कारण है? कारण बताएं आप सभी लोग। चलें, सुनील जी कह रहे हैं प्रॉपर्टी का 2 टाइप बताया था। चलें, बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो आपके लाक से भी पहले जो है माफ करेंगे, आपके मार्क्स से पहले जो है वो लाक महोदय जो है वो संपत्ति की बात करते हैं। आप सभी को पता है इन्होंने 3 तरीके के प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार किया था। आप सभी लोग ध्यान देंगे। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और ये संपत्ति क्या है दोस्तों? मनुष्य संपत्ति जो है वो श्रम, अपना जो है वो श्रम के माध्यम से संपत्ति को जो है अर्जित करता है। जितना श्रम करता है उतना जो है वो संपत्ति अर्जित करता है। तो श्रम के माध्यम से अर्जित करने वाली जो संपत्ति है दोस्तों, उस पे प्राकृतिक अधिकार जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? वो व्यक्ति का ही होना चाहिए। इस बात को स्पष्ट किया था सबसे पहले आपके लॉक महोदय ने। इसलिए आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में लॉक के लिए सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि श्रम के द्वारा कमाया हुआ है और आपके द्वारा कमाया हुआ, आपकी मेहनत जिसमें लगी हुई है, आपका श्रम जिसमें लगा हुआ है, उस पर सबसे पहला अधिकार आपका होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने जो है वो संपत्ति को प्राकृतिक अधिकारों में भी रखा था दोस्तों। आप लोग संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार में रखने का कारण भी आप लोग ध्यान देंगे कि चूंकि आपके द्वारा श्रम करके इसको जो है वो उपार्जित किया गया है, प्रकृति ने आपको नहीं दिया है। प्राकृतिक अधिकारों की तो ये बात करते हैं और उसमें संपत्ति की बात करते हैं, लेकिन संपत्ति को जो है आप अपने श्रम के माध्यम से अर्जित करते हैं, इस बात को इन्होंने कहा था। और इसको जो है वो प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है इन्होंने रख दिया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब मैंने ये कहा है कि प्रकृति ने नहीं दिया है, तो उसका मतलब समझिएगा डायरेक्ट संपत्ति प्रकृति से नहीं मिलती है। संपत्ति को पाने के लिए आपको जो है वो श्रम को मिलाना पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग जो है वो ध्यान से समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलें, अगला प्रश्न आप लोग, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट कर देता हूं, उसके बाद उत्तर करेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है दोस्तों, अब 215 क्लास, आज की आपकी क्लास जो है वो 215वीं क्लास है। और इसके बाद भी यदि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो अब मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह सकता। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस बात पे चुप हो जाऊं तो मैं चुप भी हो जाऊंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपको कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं और आपसे एक लाइक की डिमांड कर रहा हूं, तो कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आपसे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें। आप लोग ऐसे जो है वो चलें, किसी से कुछ लिया जाता है, यदि आपके कुछ अधिकार हैं तो साथ में अधिकार के साथ कर्तव्य भी आपका जुड़ा हुआ है, तो आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। चलें, आप लोग इस प्रश्न को करेंगे। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आपको दिया है उच्चतर शक्ति केवल डाकियों का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। राज्य का कार्य व्यक्ति के आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है।
राज्य का कार्य व्यक्ति के आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। आप लोगों को इसके लिए अपना उत्तर करना है और तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलें, तो सबसे पहले बात करेंगे कि तलवार के बिना जो है वो प्रसंविदा मात्र शब्द है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये आपके हॉब्स के द्वारा ये इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया था। तो आप ए को जो है वो, चलें एक सेकंड धैर्य रखेंगे, आप इसको जो है आप हॉब्स के साथ मिलाने का प्रयास करेंगे, आपका हो जाएगा। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि रूसो महोदय जो है वो व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि सामाजिक समझौते के तहत जो है व्यक्ति के समस्त अधिकारों को का समर्पण जो है वो संप्रभु में कर देते हैं। और उसके बाद से जो है दोस्तों, एक बार जब अपने जो है वो समस्त अधिकारों का आप समर्पण कर देते हैं, उसके बाद आपको जो है अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किए जाएंगे और उनका पालन करना आपके लिए जो होगा आवश्यक हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको दिया है कि उच्चतर शक्ति केवल डाकियों का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये बोधा महोदय का स्टेटमेंट है। आप लोग इसमें बोधा महोदय के साथ जाएंगे, उत्तर आपका जो होगा वो बोधा के लिए सही हो जाएगा। राज्य का कर्तव्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता। तो आप सभी को पता है दोस्तों, अब एक ही बचा है, तो आप मील के साथ चले जाइए। आपका इसमें उत्तर ए का 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4, चलें ए का 3, बी का 4 और सी का 1। आपका ए विकल्प जो होगा इस प्रश्न में बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों के संबंधकर्ता माना। उसके यह उपयोगितावादी विचारों का इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सभी लोगों के लिए। चलें, अभी भी बहुत सारे परोपकारी दोस्त हमारे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, साथ में वीडियो को शेयर करिए आप सभी लोग। चलें, आज प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंधकर्ता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? बार्कर का है, बेपर का है, विलोबी का है या क्लैरेंडन का है? आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे। चलो, चलें, तो जो लोग इसमें वेपर महोदय का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे, वेपर के साथ जाएंगे, बार्कर के साथ नहीं। आपके वेपर का स्टेटमेंट है कि हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों के संबंधकर्ता माना है। उसमें यह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन जो है आपके वेपर महोदय से संबंधित है। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोगों ने बी विकल्प का चुनाव किया है उन सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि नागरिकों को अपने इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, आपका समय शुरू कर देता हूं दोस्तों, उत्तर करिए। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि नागरिकों को अपने इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? रूसो, हॉब्स, लॉक और मार्क्स में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें, सभी दोस्तों से एक बार फिर से निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। नियमित रूप से आपको जो है दोस्तों रात के 9 बजे से यदि पॉलिटिकल साइंस का आप अभ्यास करना चाहते हैं तो नियमित रूप से आपको ये क्लास मिलेगी। चलें, तो इस प्रश्न में आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए। चलें, तो आप लोग इस प्रश्न में यदि बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आप लोग सर्वथा गलत हैं दोस्तों। आप लोगों को इस प्रश्न में रूसो के साथ जाना है। आपको सामूहिक चेतना दिया हुआ है तो कम से कम इसको पढ़िए, तो आप लोगों को एक चीज जो है वो रूसो की जो है वो सामान्य इच्छा की अवधारणा आप लोगों को समझ में, यदि आपने रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा को आपने समझा है तो उसमें आपको क्या, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? सभी व्यक्तियों के जो है अच्छी इच्छाओं का योग है
और उसमें जो है सामूहिकता की बात की जाती है। और इसमें क्या कहा गया है, नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए। जब सामूहिक इच्छा की सामान्य इच्छा की बात की जाती है तो सभी इच्छाओं को नहीं शामिल किया जाता है, कुछ इच्छाओं को उसमें से हटा दिया जाता है, यानी कुछ इच्छाओं का जो है वो दमन करना पड़ता है, और कुछ ही इच्छाएं जो है दोस्तों वो आपके सामान्य इच्छा में शामिल होती हैं। सभी इच्छाएं सामान्य इच्छा में शामिल नहीं होती हैं। तो आपको इसके लिए रूसो के साथ जाना है। थोड़ा सा क्लू यदि कहीं मिले तो आप लोग पकड़ने का प्रयास किया करिए। रूसो के लिए आपका विकल्प जो होगा इस प्रश्न में बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला है। किसने जो है वो किया है? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए तेजी से। जॉन लॉक, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू और अरस्तू में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलो चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। तो जितने लोग इस प्रश्न में ए विकल्प की बात कर रहे हैं जॉन लॉक की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको दिया है उदारवादी अवधारणा। चलें, उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट करने का श्रेय तो आपको पता है उदारवाद के जनक के रूप में जो है वो आपके जॉन लॉक को भी जाना जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ यदि जा रहे हैं तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है, अगला प्रश्न आपको दिया है, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? चलें, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया था? आप सभी लोग उत्तर करेंगे। चलें, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग भी प्रयास करिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी प्रयास करिए कि 100 से ऊपर लोग हो जाएं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाले लोग तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। यदि मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो आप लोग बता दीजिए। आप लोग प्रयास करेंगे तभी संख्या 100 से ऊपर हो पाएगी। लेकिन ये बात कहते कहते मैं थक गया हूं। आप लोग जो है दोस्तों ना, आप लोग लाइक 100 के ऊपर पहुंचा पा रहे हैं, ना ही आप लोग जो है वो लाइव में संख्या 100 के ऊपर पहुंचा पा रहे हैं। ये आपके योगदान पे जो है वो निर्भर करता है कि आप सभी लोग विभिन्न सोशल मीडिया साइट का आप लोग प्रयोग करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और भी तमाम सारे एप्लीकेशन आप लोग चलाते हैं। तो आप लोगों को हर जगह वीडियो का लिंक शेयर करना चाहिए, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से संख्या नहीं बढ़ पाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और साथ में कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूं, आते हैं, वीडियो को देखते हैं और 2 मिनट के बाद से जो है वो फिर चले जाते हैं, लेकिन वो नियमित रूप से ये कार्य करते हैं। ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लीजिए कि यदि नहीं पसंद आई, 1 बार आए, 2 बार आए और उसके बाद से उनको लग रहा है कि मेरे काम का नहीं है तो फिर दोबारा, लेकिन वो नियमित रूप से आते हैं। पता नहीं वीडियो को हो सकता है बाद में देखते हो, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। चलिए, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर जो है वो बल दिया गया है? आपको दिया है सामाजिक, नैतिक, वैधानिक और राजनैतिक। तो जितने लोग इस प्रश्न में नैतिक अवधारणा की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। न्याय के जो है वो नैतिक आधार पे जो है वो आपके प्लेटो और अरस्तु के द्वारा सबसे पहले बल दिया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलें चलें, तो आप सभी लोग, जी बिल्कुल आइडिया लगता है। तो आप लोग जो है दोस्तों बाद में भी देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाद वाले लोग तो वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं, जैसे बाद वाले लोगों की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो आप लोग दोस्तों चले उत्तर करेंगे। अगला प्रश्न, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, हाब्स, रूसो, मैकियावेली और लॉक के साथ आप लोगों को सम्मिलित करना है। अब 200 क्लास कराने के बाद भी यदि आप लोग संख्या 150-200 नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप लोग मुझे जो है वो सुझाव दें कि मैं किस तरीके का बदलाव करूं।
बिल्कुल, जो लोग बाद के लिए वीडियो जो है दोस्तों रखते हैं, बाद में वीडियो कोई देख नहीं पाता है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूं, मैंने भी पढ़ाई की है। जो चीज हम कल पे टाल देते हैं वो कल पे ही रह जाती है, कभी जो है कल कभी आता नहीं है। तो सभी लोगों को मेरा यही सुझाव रहेगा कि आज ही इसको देख के खत्म करिए, कल के बारे में ना सोचिए। चलें, तो आप लोग इसको सुमेलित करिए। चला, इस प्रश्न में भी देख रहा हूं ए विकल्प के लिए कुछ, बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। बी विकल्प की तरफ जो है वो अधिक से अधिक लोग जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की बात की जाएगी तो आप सभी लोग जो है दोस्तों रूसो के साथ जाएंगे। सहमति के सिद्धांत की बात की जाएगी तो लॉक के साथ जाएंगे दोस्तों। आपके व्यक्तिवादी सिद्धांत की यदि बात की जाती है तो आप हॉब्स के साथ जा सकते हैं। और स्वतंत्रता के सिद्धांत की यदि बात की जाएगी तो आप मैकियावेली के साथ जा सकते हैं। तो आपका ए का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और बी का 4। ए का 2 और जो है माफ करेंगे, गलत हो रहा है प्रश्न। धर्मनिरपेक्षता की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मैकियावेली के साथ हमको जाना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के लिए मैकियावेली को जाना जाता है। चलें, कोई बात नहीं है। सहमति सिद्धांत की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आपको सहमति सिद्धांत के लिए लॉक के साथ जाना पड़ेगा। व्यक्तिवादी सिद्धांत की यदि हम लोग बात करेंगे तो आपको हॉब्स के साथ जाना पड़ेगा। यदि आप जो है स्वतंत्रता सिद्धांत की बात करेंगे तो आपको जो है वो रूसो के साथ जाना पड़ेगा। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए का 3 हो जाएगा, बी का 4। ए का 3 और बी का 4 जो है सिर्फ आपको एक विकल्प में, बी विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प के साथ ही जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है वो आपके मैकियावेली से जुड़ा हुआ है, कहीं कोई इसमें विवाद ही नहीं है। साथ में सहमति का सिद्धांत जो है आपके लॉक से जुड़ा हुआ है। तो आप जब ए का 3 कर लेंगे और बी का 4 कर लेंगे तो आपको अगले को मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो आपको दिया है, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं। आपको बताना है हॉब्स, लॉक, मिल और ग्रीन में से किसी एक को चुनना है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? चलो, और 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में जो है वो किस सिद्धांत का खंडन किया गया है? आप लोग सभी लोग उत्तर करेंगे। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस सिद्धांत का खंडन किया गया है? चले, बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी का समय यहाँ पे जो है दोस्तों खत्म हो चुका है। और जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे लॉक की, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पुस्तक जो है आपके 1690 ईस्वी में लिखी गई थी, 1690 ईस्वी में। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस सिद्धांत का खंडन किया गया है, तो आप लोग उसके लिए भी उत्तर करेंगे तेजी से। किस सिद्धांत का खंडन आपके 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किया गया है लॉक के द्वारा? लॉक ने किस सिद्धांत का खंडन किया है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में? तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, सुशील वर्मा जी, गुड इवनिंग। चलिए, कोई बात नहीं। चले दोस्तों, तो जो आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए, दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन। जी बिल्कुल, दैवीय अधिकार के सिद्धांत का जो है वो खंडन किया है इसमें आपके जॉन लॉक ने। तो जो लोग इसमें दैवीय अधिकार के साथ की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाने वाला विचारक कौन है दोस्तों? मध्यकाल का ऐसा कौन सा विचारक हुआ जिसने अरस्तु के मूल विचारों को अपनाया था? आपको दिया हुआ है जॉन ऑफ साल्सबरी, सेंट थॉमस एक्विनास, ग्रेगोरी और रेडक्लिफ। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न में किसी एक विकल्प के लिए। चलें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलें, तो जो लोग इसमें जो है वो थॉमस एक्विनास, सन थॉमस एक्विनास की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अरस्तु की पुस्तक दोस्तों पॉलिटिक्स, इसका जो है वो लैटिन अनुवाद जो है इनको मिला था सन थॉमस एक्विनास को।
और उस लैटिन अनुवाद से जो है ये बहुत प्रभावित हुए थे और उसकी वजह से इन्होंने जो है वो मध्ययुगीन विचारधारा में, यदि आप एक्विनास को देखेंगे तो इनके ऊपर जो है वो आपको अरस्तु का प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है द पॉलिटिक्स, द प्रिंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ऑन लिबर्टी। आपको लेखक के साथ जो है वो सम्मिलित कर देना है। मैकियावेली, मील, रूसो और अरस्तु दिया है। आप तेजी से इसको सम्मिलित करिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, जितनी तेजी से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं उतनी तेजी से करिए। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। जी बिल्कुल, मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है थॉमस एक्विनास को। अरस्तु के विचारों से प्रभावित थे, खास करके राजनीति जो उनकी पुस्तक थी उससे बहुत प्रभावित हुए थे। सर रुक जाता है, क्लियर नहीं आ रहा वीडियो। सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं है, स्ट्रीम तो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई समस्या जो है वो नहीं आ रही है। चलें, तो इस प्रश्न में मैक्सिमम लोगों का उत्तर जो है वो ए विकल्प के लिए आ रहा है। द पॉलिटिक्स की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अभी बताया मैंने आपको, इनकी पुस्तक जो है वो जो आपके एक्विनास ने पढ़ी थी। द प्रिंस की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी को पता है मैकियावेली की पुस्तक है दोस्तों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे तो रूसो की पुस्तक है। और ऑन लिबर्टी जो है वो आपके जेएस मिल की पुस्तक है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4 और बी का 1 आपके सिर्फ एक विकल्प में दिया है और वो आपका ए विकल्प है। तो सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको जो दिया है वो कथन और कारक के रूप में दिया हुआ है। कथन और कारक दोनों को पढ़ेंगे सावधानी से और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। चलें, लाक के अनुसार राज्य के कार्य और जो है वो शक्तियां सीमित हैं। कारण बताया गया है राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्रता और जो है संपत्ति की सुरक्षा में है। आप लोग बताएंगे तेजी से इसमें से। कथन और कारण को पढ़िए, उत्तर करने का प्रयास करिए। ए सही है, आर सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। किस आधार पे, किसी एक आधार पे आप अपना उत्तर चुनने का प्रयास करें। चलें, चले दोस्तों, तो लाक के अनुसार आप सभी को पता है सीमित संप्रभुता की बात करते हैं या राज्य के सीमित जो है वो कार्यों की बात करते हैं। क्यों सीमित कार्यों की बात करते हैं? क्योंकि इनका मानना था दोस्तों कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो अधिकारों के जो है वो संरक्षण के लिए हुई है। राज्य जो है, अधिकार जो है वो राज्य की देन नहीं है। ये मानते हैं कि अधिकार राज्य की देन नहीं है, अधिकारों को जो है वो राज्य ने नहीं दिया, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं। तो ये कह रहे हैं कि राज्य का जो जन्म हुआ है वो प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हुआ है। और लॉक महोदय ने प्राकृतिक अधिकार क्या बताए थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो आपका जो होगा व्याख्या भी जो होगी बिल्कुल सही हो जाएगी, दोनों कथन भी सही हैं। तो आपका ए विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, थोड़ा अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो है वो शेयर करने का प्रयास करिए। दोस्तों मित्रों को यदि नहीं शेयर करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे शेयर करिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग एक्टिव रहते होंगे सभी लोग, तो आप लोग उसके माध्यम से वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? किसको जो है अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में आप रख सकते हैं? एम.एन. राय, अंबेडकर, गांधी, जयप्रकाश नारायण। उत्तर करेंगे तेजी से। चलें, चलें, तो इस प्रश्न में सभी लोगों का गांधी के लिए उत्तर आ रहा है। अराजकतावादी कहने का सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि अराजकतावादी उन विचारकों को कहा जाता है जो राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं। राज्य को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं उनको अराजकतावादी कहा जाता है दोस्तों। तो महात्मा गांधी जो है वो दोस्तों राज्य और सरकार को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए इनको अराजकतावादी कहा जाता है।
अगला प्रश्न दिया है, जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो सही क्रम बताइए। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा और उसके बाद से आपको इसको क्रम में लगाना है, तो क्रम के आधार पे आपको चुनना है, तो सावधानी से आप उत्तर करेंगे इस प्रश्न का। चलो, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो और मिल दिया हुआ है। मैकियावेली, रूसो, हॉब्स और मिल दिया है। हॉब्स, मैकियावेली, रूसो और मिल दिया हुआ है। हॉब्स, रूसो, मिल और मैकियावेली दिया है। तो आप लोग तेजी से उत्तर करें। आप लोग समय भी बताने का प्रयास करेंगे, किसका समय कब रहा है। यदि आप उत्तर का चुनाव कर रहे हैं तो समय बताएंगे जरूर। चलें, सदका अजीत जी, सादका अजीत जी आज जो है वो फिर से उपस्थित हो गए हैं। चलें, कुछ लोग ए विकल्प के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प के साथ। छोड़ दीजिए ए डी विकल्प को, छोड़ दीजिए। मैकियावेली का समय बताइए, मैकियावेली का काल बताइए सभी लोग तेजी से। चलें, बिल्कुल चलें, ए सही है मैं, या सी सही है या डी सही है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आप लोग काल तो बताइए कौन किस काल से संबंधित है। चलें, कोई बात नहीं है। मैकियावेली की बात की जाएगी दोस्तों तो आपके कम से कम एग्जैक्ट डेट ना याद हो, एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपके जो है दोस्तों 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनका जो समय रहा है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में मैकियावेली का काल रहा है। हॉब्स की बात करेंगे तो ये आपको जो है वो 17वीं शताब्दी में देखने को मिलेंगे। 17वीं शताब्दी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यदि आप उसके बाद से रूसो की बात करते हैं दोस्तों तो ये 18वीं शताब्दी के मध्य में आपको देखने को मिलेंगे, 18वीं शताब्दी में। और जब आप मिल की बात करते हैं तो ये आपको 19वीं शताब्दी में। शताब्दी का अंतर है तो आप लोगों को सीधे याद कर लेना है, मैकियावेली 16वीं शताब्दी, हॉब्स 17वीं शताब्दी, रूसो 18वीं शताब्दी और मिल जो है आपके 19वीं शताब्दी के विचारक हैं। तो आपका उत्तर जो होगा वो सीधे से ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ए विकल्प की बात भी कर रहे थे तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार बताना है। सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन या राज्य संप्रभुता। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चीजों को कई बार कठिन नहीं बनाना चाहिए, यदि सारी चीजों को आप कठिन बनाते जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। सामान्य तरीके से आप लोग जो है याद किया करिए। चलें, आप लोग उत्तर बताएंगे। चलें, अब इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए कई सारे उत्तर आ रहे हैं। तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों उत्तम जीवन की बात कर रहे होंगे उन सभी का जो होगा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दो विचारकों को आप जो है वो प्राचीन यूनानी विचारकों के रूप में जानते हैं। एक जो है आपका नाम है प्लेटो और एक है आपका अरस्तु। प्लेटो ने जो है दोस्तों आदर्श राज्य की कल्पना की थी और अरस्तु जो है वो मनुष्य को आत्मनिर्भर जीवन देना चाहते थे। इनको जो है आप सभी को पता है दोस्तों कि मनुष्य के जीवन को यानी क्वालिटी जो है वो मनुष्य के जीवन में यानी गुणवत्तापूर्ण जीवन को जो है वो देना चाह रहे थे आपके अरस्तु महोदय। तो आपके प्लेटो का जो दार्शनिक सिद्धांत है उसमें भी जो है वो मुख्य चीज क्या है, मनुष्य को उत्तम जीवन प्रदान करना। और जो है अरस्तु महोदय भी जो है दोस्तों क्या कहते हैं, सद्जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य जो कुछ भी करता है सब राजनीति है। तो सद्जीवन, अच्छा जीवन या गुणवत्तापूर्ण जीवन, अरस्तु महोदय ने कहा था सद्जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य जो कुछ भी करता है वो सब राजनीति है। उत्तर आपका इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगला जो प्रश्न आपको दिया है इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। प्लेटो, राल्स, बेंथम और मार्क्स दिया है। उपयोगितावाद, अतिरेक मूल्य, दार्शनिक राजा, निष्पक्षता के रूप में न्याय। आप लोग इसको तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, उपयोगितावाद से कौन जुड़ा हुआ है, अतिरिक्त मूल्य से कौन जुड़ा है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसका है, और आपके निष्पक्षता के रूप में न्याय की बात कौन करता है। तेजी से उत्तर करिए आप लोग। चले बिल्कुल, तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, तो इसको जो है हम लोग चेक कर लेते हैं। प्लेटो महोदय की यदि हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है या दार्शनिक राज्य का सिद्धांत आपके प्लेटो महोदय के द्वारा जो है वो दिया गया था। आप राल्स की यदि बात करते हैं दोस्तों तो आपके राल्स महोदय के साथ जो है वो न्याय के सिद्धांत का जो न्याय का सिद्धांत जो है वो राल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब निष्पक्षता के सिद्धांत इसमें स्पेसिफिक कर दिया है तो कोई उसमें समस्या नहीं है। बेंथम की यदि बात करेंगे तो उपयोगितावाद के साथ जाएंगे, और मार्क्स की बात करेंगे तो अतिरिक्त मूल्य के साथ जाएंगे। कहीं कोई इसमें समस्या ही नहीं है इस प्रश्न में। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 आपके बी विकल्प में दिया है। जितने लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प नहीं, बी विकल्प के साथ जाइए। चलें, प्लेटो का दार्शनिक राज्य का सिद्धांत है, आप सभी को पता है। राल्स ने जो है वो निष्पक्षता के रूप में न्याय की व्याख्या की थी। बेंथम जो है उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। तो इसमें भूलने वाली कोई चीज नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है। आनंद जी ध्यान दें, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, वीडियो को सभी लोग जो है दोस्तों लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दोनों जो है वो आपका जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। चलें, अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज में उसे संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। आप लोग बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, सभी लोग उत्तर करेंगे। आपको मार्क्स दिया है रूसो, लॉक और हीगल। चलें, व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उसे संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो जितने लोग इसमें जो है वो रूसो महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। संपत्ति के माध्यम से असमानता की बात जो है किसने की थी, रूसो से। तो आप बस एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है, संपत्ति से जो है वो असमानता आती है, ये बात जो है वो आपके रूसो महोदय ने कहा है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति ने जो है वो सबको समान बनाया, लेकिन संपत्ति जब अस्तित्व में आई तो संपत्ति के कारण जो है वो मनुष्यों में असमानता आ गई, जिसके पास अधिक संपत्ति या कम संपत्ति, दो तरीके के लोग हो गए। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ ही जाएंगे, रूसो के साथ। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है। आप लोग बताएंगे स्टेट ऑफ नेचर पर रास्ते का लॉक का विचार क्या है। पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनीतिक है, सामाजिक तथा राजनीतिक है। उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए तेजी से। टॉपिक वाइज चल रहे हैं संतोष सरोज जी, संविधान को करा दिया है आप लोगों को, टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया, तो अब टॉपिक वाइज चल रहे हैं। टॉपिक वाइज खत्म कर लेंगे तो फिर से मिसलिनियस आ जाएंगे, तब आपको सारे प्रश्न एक साथ मिलेंगे। संविधान भी मिलेगा, उसमें आपको जो है वो पॉलिटिकल थॉट भी मिलेगा। अभी फिलहाल टॉपिक वाइज चल रहा हूं। चलें,
मेरा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अनुसार आप सभी लोगों को तैयार करना चाहता हूं। जो लोग नियमित रूप से साथ हमारे बने रहेंगे उनको आवश्यक रूप से लाभ होगा। तो आप लोग जो है दोस्तों इस प्रश्न में उत्तर करिए। चलिए बी विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए, ए विकल्प के लिए इतने सारे उत्तर आ रहे हैं। चलें चलें तो जो लोग इस प्रश्न में जो है वो बी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व राजनैतिक इन्होंने जो है वो स्वीकार किया है। स्टेट ऑफ नेचर सिर्फ ये शब्द देके आप लोगों को जो है वो कंफ्यूज कर दिया। इस स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब स्थिति भी होती है। चलें जी, तो दोस्तों राज्य को इन्होंने जो है वो क्या माना था? पूर्व राजनीतिक माना था। प्राकृतिक अवस्था को माफ करेंगे। ये स्टेट ऑफ नेचर का मतलब हुआ प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था, और प्राकृतिक अवस्था जो है दोस्तों वो आपके पूर्व राजनीतिक है, क्योंकि जैसे ही प्राकृतिक अवस्था से आप सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य में प्रवेश करते हैं वैसे ही जो है दोस्तों आपकी राजनीतिक क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। यानी राजनीति का संबंध जो है वो राज्य से है। जब तक राज्य अस्तित्व में नहीं आएगा तब तक जो है वो राजनीति अस्तित्व में नहीं आ सकती है। तो राज्य जब अस्तित्व में आएगा तभी राजनीति आएगी, और राज्य से पूर्व की अवस्था जो है वो पूर्व राजनीतिक अवस्था है। और इस स्टेट ऑफ नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक अवस्था। इस स्टेट का मतलब स्थिति से होता है, आपके राज्य से नहीं। हर जगह स्टेट का मतलब एक ही नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है यहाँ पे सूची के रूप में, इसको भी आपको सम्मिलित करना है, तो इसको एक बार एडजस्ट कर देता हूं और आप लोग इसको सम्मिलित करिए। चलें, अब दोनों सूचियां आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही होंगी, तो आप लोग इसको सम्मिलित करिए और तेजी से उत्तर करें। आप प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट पे उस पे थंबनेल पे ही लिखा हुआ है भारतीय संविधान। 20 क्लास में मैंने कराया है संविधान की, 2 मैराथन क्लास आप लोगों को करा रखी है। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 200 क्लास करा चुका हूं आप लोगों की, 215 क्लास, 225 क्लास के बाद से अब यदि आप लोग पूछेंगे कि सर किस नंबर की क्लास में ये कराया है, आई थिंक 150 के आसपास, 150-60 के आसपास। प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। चलें, एक व्यक्ति एक कर्तव्य, एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय, उचितता के रूप में न्याय, अनुपातिक समानता के रूप में न्याय और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय। आप लोग बताएंगे दोस्तों तेजी से इस प्रश्न के लिए। प्लेटो, अरस्तु, राल्स और थ्रेसिमेकस दिया है, इसको आप लोग सम्मिलित करिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें, चले, बहुत ही बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग बिल्कुल कंजूसी ना करें। चलें, समय आपका खत्म हो गया है। एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय की यदि बात की जाती है तो ये प्लेटो महोदय के द्वारा जो है वो किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य होता है, सभी को पता है दोस्तों। उसके बाद यदि बात करेंगे उचितता के रूप में न्याय की बात करेंगे तो उचित अनुचित के आधार पे, शुभ अशुभ के आधार पे जो न्याय का वर्गीकरण किया था वो आपके जो है दोस्तों रूसो महोदय, अरस्तु महोदय के द्वारा किया गया था। आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे सामने ही दिया है, कहीं कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अनुपातिक समानता के रूप में न्याय की यदि बात की जाएगी तो आप सभी लोगों को पता है अनुपातिक समानता की बात जो है वो आपके राल्स महोदय करते हैं, और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय की बात जो है वो थ्रेसिमेकस करते हैं। आप लोग ए विकल्प के साथ जाएं इस प्रश्न में। एक सेकंड रुक जाइए, क्या कर रहा हूं, मेरा ध्यान जो है वो श्रीलंका के विकेट गिरने पे हो चला गया, और श्रीलंका का विकेट गिरने के चक्कर में मैंने आप लोगों को प्रश्न
मैं क्या बता रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ये विकल्प नहीं सही होगा। एक सेकंड रुक जाइए। एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग के कार्य के रूप में न्याय की बात करेंगे तो आप लोगों का जो उत्तर होगा वो प्लेटो के लिए सही हो जाएगा। चले, उचितता के रूप में न्याय की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो उचितता के रूप में यानी उचित अनुचित के रूप में या शुभ अशुभ के रूप में न्याय की जो व्याख्या की थी वो आपके रॉल्स के महोदय के द्वारा जो है वो की गई है। आनुपातिक समानता की बात करेंगे तो आनुपातिक समानता के आधार पे जो है दोस्तों आपके न्याय का वर्गीकरण जो अरस्तु महोदय ने किया था, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जिसे कहा गया था। आप लोग वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा, उसमें आनुपातिक समानता पे ही बल दिया गया है। और शक्तिशाली के हित के रूप में जो है दोस्तों जब न्याय की बात की जाती है तो आपका उत्तर जो होगा इसमें थ्रेसिमेकस के लिए हो जाएगा। थ्रेसिमेकस महोदय ने कहा था कि शक्तिशाली का हित ही जो है वो न्याय है। तो आप लोग इस प्रश्न में देख लीजिएगा, ए का 1 बी का 3 और सी का 2, ए का 1 बी का 3 सी का 2 आपके डी विकल्प में दिया हुआ है। तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी बिल्कुल गलती, माफी चाहता हूं। 64 रन पे एक विकेट हुआ है श्रीलंका का इस समय 7 ओवर में। चलें अगले प्रश्न पे आ जाइए। अविच्छिन्न शांति, स्वर्णिम संतुलन, गुफा सादृश्य, स्त्री के रूप में भाग्य, प्लेटो, कांट, अरस्तु और मैकियावेली के आप लोग उत्तर करेंगे। चलें जी, पाकिस्तान का भी गिरेगा। कल आप लोग पाकिस्तान का मैच एंजॉय करिएगा, भारत पाकिस्तान का। चलें सभी लोग उत्तर करेंगे तेजी से। व्यक्तिगत जानकारी आप लोग क्लास में न मांगा करिए, ठीक नहीं होता है। चलें सभी लोग इसके लिए उत्तर करेंगे दोस्तों। चले तो इस प्रश्न में आप लोगों का बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। अविच्छिन्न शांति की यदि बात करेंगे दोस्तों तो अविच्छिन्न शांति की बात जो है वो कांट महोदय के द्वारा की गई थी। स्वर्णिम संतुलन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो स्वर्णिम संतुलन जो है वो अरस्तु महोदय। गुफा सादृश्यता की बात करेंगे तो ये आपके जो है दोस्तों गुफा सादृश्य सिद्धांत जो है वो प्लेटो से जुड़ा हुआ है। स्त्री भाग्य की बात करेंगे तो मैकियावेली। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ए का 2 बी का 3 और सी का 1। ए का 2 बी का 3 सी का 1 आपको किस विकल्प में दिया है? ए का 2 बी का 3 सी का 1 आपके बी विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हीगेल के निष्पक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है। चलें उत्तर करेंगे, लास्की, ड्यूगवेट, बर्लिन और कार्ल पॉपर। निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक। चलें रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हेगेल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है। आपको याद क्या करना है, निरंकुश तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक रूसो को किसने बताया था। बस यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न में हमेशा सही रहेगा। डिगविट के लिए पूरा स्टेटमेंट याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएं। बी विकल्प के साथ आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे होंगे। चलें आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, जॉन लॉक रचित टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। किस पे जो है वो समीक्षात्मक अध्ययन टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में दिया गया है? हॉब्स पे, फिल्मर पे, ग्रोटियस पे या डिगर्स पे। आप लोग चारों में से किसी एक को चुनिए और उत्तर तेजी से करिए। चलें चलें तो इस प्रश्न में भी आप लोगों का सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। रॉबर्ट फिल्मर की आप लोग बात कर रहे हैं तो उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिल्मर पे जो है वो
टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में जो है वो समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। साथ में जो है दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत भी जो है वो जॉन लॉक के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या भी इन्होंने की है इसी पुस्तक में, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण से सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने की है? हाफ्स, रूसो, बेंथम और लॉक। प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण से स्वतंत्रता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी जो है वो किसने की है? आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। हाफ्स, रूसो, बेंथम और लॉक आपके पास विकल्प है, किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चले चलें। बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न में। जितने सारे लोग जो है वो रूसो महोदय की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने जो है दोस्तों मनुष्य की तुलना की है वो बेसिकली पेड़ पौधे से की है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य जो है दोस्तों जैसे पेड़ पौधे जो है अपने आप फलते फूलते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जो है दोस्तों मनुष्य भी प्राकृतिक अवस्था में अपने आप जो है वो वृद्धि करता है, विकास करता है और फिर नष्ट हो जाता है या जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, अंत हो जाता है उसका। तो आप लोग इस प्रश्न में रूसो के साथ जाएंगे। आपका ये स्टेटमेंट कि प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण से सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है, ये कथन रूसो का है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको क्या क्या याद करना है? 2-3 शब्द याद करना है। शक्तिशाली चेतना, वफादार कारण और स्वप्रेम, इन सारे शब्दों का प्रयोग कौन करता है? रूसो करता है। तो जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट मिले जिसमें ये शब्द आपको मिले एक साथ, तो आप इसमें जो है वो डी विकल्प को याद कर सकते हैं, कहीं कोई आपको समस्या नहीं होगी, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। हर स्टेटमेंट को पूरा याद कर पाना संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन है। आप लोग बताएंगे दोस्तों किसका खंडन है? लॉक का कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। हाफ्स के लेवियाथन, प्रेस्टले एसेज ऑन गवर्नमेंट, बेंथम का फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, सर रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियार्क। उत्तर करेंगे इस प्रश्न में तेजी से। जी बिल्कुल, कीवर्ड्स कुछ विचारकों के दोस्तों, बिल्कुल अफसाना जी कह रही है मैंने चेतना से पकड़ा। जो विचारकों के कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो विचारक, कुछ ही विचारक, हर विचारक जो है अलग अलग यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग उन कीवर्ड्स को यदि पकड़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज याद हो जाए। सिलेबस इतना बड़ा है, स्टेटमेंट इतने ज्यादा हैं कि हर स्टेटमेंट को याद कर पाना संभव नहीं है। हाँ, आप स्टेटमेंट को पढ़िए, समझिए, कीवर्ड्स को उसमें से याद करिए। भाषा पे आप लोग ना जाइए, भाषा के चक्कर में पढ़ेंगे कि आपको लिखना नहीं है, टीजीटी के एग्जाम में अभी फिलहाल लिखना नहीं है, तो आपको भाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग कीवर्ड्स को याद करें, उसी से आपका काम चल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है उनसे निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ में आप लोग थोड़ा सा जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और खास करके जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं दोस्तों, आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जो है दोस्तों लाइक कर दिया करें, साथ में शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो इस प्रश्न में यदि आप बात करेंगे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग खंडन किसका है, तो हाफ्स के लेवियाथन का। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। आपको जो है वो अन्य किसी के साथ नहीं जाना है, ए विकल्प के साथ जाना है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलें, लेवियाथन में जो है वो मानव स्वभाव की बात की गई, राज्य की बात की गई और उसका जो है वो खंडन किया गया लॉक के द्वारा कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। चलें, ए विकल्प के साथ जाएंगे।
डी विकल्प के लिए आप लोग सर रॉबर्ट फिल्मर के पैट्रियार्क की बात कर रहे हैं, तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा, ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है, सभी लोग बताएंगे। रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ बताइए। श्रीलंका का दूसरा विकेट भी गिर गया है। चले 90 रन पे 80 रन पे 9 ओवर में 2 विकेट। रूप दर्शक की अवधारणा का क्या अर्थ है, या किसे कहा जाता है रूप दर्शक? चलें, तो इस प्रश्न में यदि आप लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं तो उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें जी, बिल्कुल सिक्कों के निरीक्षक के रूप में जो है वो रूप दर्शक को देखा जाता है। आपका उत्तर सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है। रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजोन्स द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। जो है आपके एकेडमी ऑफ डिजोन्स में जो है दोस्तों एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी आपके 1749 में, आप सभी को पता है, और उसमें जो है प्रथम पुरस्कार मिला था रूसो को। तो आप लोग बताइए किस विषय पे उसका जो है वो रूसो ने किस विषय पे निबंध लिखा था, आप लोग बताएंगे। चारों विकल्प को पढ़िए और उसके आधार पे अपना उत्तर करिएगा। चलो चलो, कल राष्ट्रीय अवकाश है इस चीज के लिए, आप लोग चिंता ना करिए। चलें, तो इस प्रश्न में यदि आप ये विकल्प की बात कर रहे हैं, क्या विज्ञान और कला ने जो है वो कला में प्रगति ने आचरण को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है, तो आपको इसी विषय पे जो है इनका निबंध जो हुआ था वो प्रकाशित हुआ था, आप सभी को पता है। इसकी वजह से 1750 में जो है इनको ख्याति मिली थी, और उसी के बाद से जो है वो रूसो को जाना जाने लगा। और आपका एक स्टेटमेंट है दोस्तों, आपको ध्यान होगा, जिसमें कहा जाता है कि कला और विज्ञान की प्रगति ने जो है वो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर दिया है, तो वो इसी निबंध में उन्होंने जो है वो उस स्टेटमेंट का प्रयोग किया था। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला दिया है कि निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है। दार्शनिक उपागम का संस्थापक किसे समझा जाता है? प्लेटो व अरस्तू, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, कांट और हीगल। तेजी से उत्तर करेंगे। दार्शनिक उपागम के लिए बर्बाद किया है, कला और जीवन में मनुष्य, कला और विज्ञान ने जो है वो मनुष्य के जीवन को भ्रष्ट किया। जी बिल्कुल, स्टेटमेंट लिख दिया है संतोष जी ने। मुझे स्टेटमेंट याद नहीं रहता है, मैं सीधी सी बात आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे कुछ कीवर्ड्स याद रहते हैं। यदि पूरा स्टेटमेंट याद करने लगूंगा तो कितना स्टेटमेंट याद करूंगा। जैसे मेरा मस्तिष्क, आप लोगों का मस्तिष्क है, वैसे ही मेरा भी है। मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं हूं, तो मुझे स्टेटमेंट याद नहीं रहता है। बार बार आप लोगों से ये चीज बताता हूं, और आप लोगों को भी ये सुझाव देता हूं कि पूरा लैंग्वेज याद करने का प्रयास न करिए, कीवर्ड्स याद कर लीजिए, बस उतने से काम चल जाएगा। लिखना भी होगा तो आप लिख लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। चलें, तो जो लोग इसमें प्लेटो और अरस्तू की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दार्शनिक उपागम के संस्थापक के रूप में जो है वो प्लेटो और अरस्तू को जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही जो है वो दार्शनिक उपागम को के रूप में जो है वो बात शुरू की थी। उत्तर आपका इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया है, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो की किस रचना में मिलता है? द रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉज, या इनमें से कोई नहीं? किसी एक के लिए उत्तर चुनिएगा।
चले, बहुत ही बढ़िया, सब लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चले, तो श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख जो है वो द लास्ट में किया है, रिपब्लिक में नहीं किया है। आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। जितने लोग सी विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही होगा। ए विकल्प का चुनाव करने वाले लोग सावधान हो जाएं। द लास्ट में जो है वो श्रेष्ठ परिषद की बात की है, रिपब्लिक में श्रेष्ठ परिषद की बात नहीं की है। अगला दिया है, निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है और शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। किसने बताया है दोस्तों? एक ही साथ सबको किसने लपेटे में ले लिया था? विज्ञान को जो है वो निष्क्रिय जिज्ञासा बता दिया, दर्शन को बौद्धिक सजावट बता दिया, और जो है वो शिष्ट जीवन की सुख सुविधाओं को जो है वो चमकीला फीता बता दिया। एक ही साथ सबको लपेटे में ले लिया किसने? हॉब्स, लॉक, रूसो और मार्क्स, कार्ल मार्क्स। आप किसी एक का चुनाव करिएगा। चलें, सी विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलें, तो जो लोग इसमें रूसो की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान को जो है वो निष्क्रिय जिज्ञासा या मनुष्य को भ्रष्ट करने वाला, अभी से भी नोट करिए और ध्यान रखिएगा। विज्ञान को निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम बताया इन्होंने, साथ में जो है वो दर्शन को बौद्धिक सजावट बताया। इन्होंने कहा कि यदि दर्शन, जिसे दर्शन का यानी दर्शन जो है वो मनुष्य के बौद्धिक सजावट के रूप में कार्य करता है, और उसके बाद से जो है शिष्ट जीवन की सुख सुविधाओं को जो है वो इन्होंने रंगीन चमकीले फीते की तरह बता दिया। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। निष्क्रिय विज्ञान, बौद्धिक सजावट और रंगीन चमकीले फीते की जब भी बात आए किसके साथ जाएंगे? रूसो के साथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। आप लोग उत्तर करेंगे। इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए तेजी से। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करें। एथेंस से कालचिस भागने वाला दार्शनिक का नाम बताइए। इसमें आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि एथेंस वासी दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। तो पहला अपराध क्या था? यदि इसमें कहा जा रहा है दूसरे अपराध की, तो पहला अपराध जो है दोस्तों किससे संबंधित है? आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। तो अरस्तु महोदय जो है दोस्तों एथेंस से कालचिस भागे थे। आप लोग बताइए कि पहला है, ये तो दूसरा अपराध है। दूसरे अपराध को बचाने के लिए, दूसरा अपराध ना हो इसके लिए जो है अरस्तु भाग गए थे, लेकिन पहला अपराध तो हुआ था। तो पहला अपराध क्या था? आप लोग बताएं तेजी से। तेजी से बताइए, पहला अपराध क्या है? जी, पहला अपराध जो है वो सुकरात की हत्या है। एथेंस वासियों ने जो है वो सुकरात की हत्या की थी। आप सभी को पता है कि सुकरात को जेल में जो है वो जहर का प्याला पिला दिया गया था। तो वो एक जो है वो दार्शनिक की मृत्यु हो जाती है। एथेंस वासियों के जो है वो भावनाओं, ऐसा माना जाता है कि सुकरात ने जो है वो उनकी भावनाओं को जो है वो चैलेंज कर दिया था। राजतंत्र था और उसमें जो है वो आपके सुकरात महोदय ने जो है वो उस व्यवस्था को ही चैलेंज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों उन लोगों ने जो है इन्हें जेल में बंद किया और उसको फांसी दे दी। तो इसलिए माना जाता है कि अरस्तु महोदय भी अपने जान को बचाने के लिए जो है एथेंस से कालचिस भाग जाते हैं। उनको डर था कि जैसे सुकरात को मार दिया गया वैसे मुझे भी मार दिया जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब अगले प्रश्न पे क्या चलेंगे? आज के सेशन का जो होगा वो ये आखिरी प्रश्न था। तो आप सभी लोगों को आज का सेशन कैसा लगा आप लोग बताएंगे कमेंट करके तेजी से।
चलें, सभी लोगों के लिए जो है दोस्तों मेंबरशिप यदि इस सेशन का लेना चाहते हैं तो आप सभी को पता है दोस्तों, आप लोगों के लिए 250 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया। 250 रुपए का भुगतान आप गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से 7007701847 इस नंबर पे जो है आप लोग पेमेंट करके और मेंबरशिप ले सकते हैं। पेमेंट करने के साथ ही आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अवश्य भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके जैसे ही इसी नंबर पे है, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे 7007701847 इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट जो है इसके व्हाट्सएप पे भेज देना है, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। साथ में राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों के लिए कल से जो है दोस्तों, कल पहली क्लास हुई थी, आज दूसरी क्लास हुई है, तो कल से राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की क्लास जो है लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर नए बैच में शुरू हुआ है। तो आप लोग यदि राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को 7007701847 इस नंबर पे आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा और इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी आपको मिल जाएगी। साथ में डेमो क्लास भी आप लोगों को एप्लीकेशन पे ही मिलेगा और आप लोग इस पे पहले संपर्क करेंगे, उसके बाद आपको डेमो के लिए बता दिया जाएगा कि आपको डेमो कैसे उपलब्ध हो सकता है। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। जी नहीं, कल क्लास नहीं रहेगी, कल रविवार है और कल आप लोगों की क्लास जो होगी वो बंद रहेगी। सोमवार से आपको मैं मिलूंगा। चलें, और दोस्तों एक बात और आप लोगों से जो है, मैं आज व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो कोशिश करता हूं कि रोज कम से कम एक बार व्हाट्सएप में आप लोगों का चेक करूं। तो व्हाट्सएप में चेक कर रहा था दोस्तों, तो मैंने देखा कि 200 कुछ मैसेज आप लोगों के आए हुए थे और उस 200 जितने भी मैसेज आप लोगों के आए हुए हैं, कुछ एक लोगों के मैसेज को यदि छोड़ दिया जाए, गिनती के 10 यानी मैसेज आप लोगों के छोड़ दिए जाएं, तो आप सभी लोग जो है दोस्तों उसमें क्या कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग मुझे भेज रहे हैं कि सर इसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप जितना मेहनत करके मुझे आप लोग जो है वो उस मैसेज को भेजते हैं, आप लोग गूगल का भी प्रयोग करिए। आप लोग गूगल के माध्यम से भी जो है दोस्तों प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। यदि आपको नई जानकारी है, आपके पास किताब नहीं है, तो आप गूगल कर लीजिए। अब इस तरीके के प्रश्नों को आप भेजेंगे तो वो ठीक नहीं है। मैं जवाब दे सकता हूं, अब कहिए तो मैं खोल के एक एक लोगों का जवाब देना शुरू करूं, लेकिन 200-250 मैसेज आप लोग करेंगे और वो भी बिना मतलब के प्रश्नों का, तो ये ठीक नहीं है। जो जिन प्रश्नों को आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, यदि गूगल करने के बाद भी आपको आपका जवाब नहीं मिलता है, तब आप लोग मुझे जरूर भेजें, तब मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। और साथ में कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, पता नहीं कहां से आप लोग स्टेटमेंट ढूंढ के ले आते हैं दोस्त। मुझे दुनिया के जितने सारे पॉलिटिकल साइंस के से संबंधित जितने स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट पता नहीं है, तो मैं जो है इंस्टेंट आप लोगों का उत्तर नहीं दे पाता हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज पे ध्यान दें कि जो जेन्युइन प्रश्न है उन्हीं को आप लोग मेरे पास भेजें। हाँ, बाकी यदि आप लोग टेस्ट करना चाहते हैं, मुझे टेस्ट करने के लिए प्रश्न आप लोग भेज रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है वो, चलिए आपका टेस्ट आपके लिए मुबारक, मैं आपके टेस्ट में फेल सही, लेकिन आप लोग अनावश्यक प्रश्नों को ना भेजें। अरे मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, 250 मैसेज हैं आप लोगों के। तहजीब अली जी कह रहे हैं कि सर गूगल और बुक सर्च किया, मिला नहीं। तहजीब अली जी, मैं आपका अभी मैसेज देख लेता हूं कि आपका जो है प्रश्न क्या है। अब ढूंढना भी तो बहुत मुश्किल है 250 मैसेज में कि आपका मैसेज कब आया था। चलिए, कल के सेशन में आपके प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा। यदि आपने सर्च किया, आपका देखूंगा, आपका जो प्रश्न आया होगा उसका जवाब दूंगा। आयोग 6 मानता है, 6 के साथ जाइए। कार्यरत 5 हैं, कमलेश जी का प्रश्न है। तो यूएन के आपके जो है वो 6 अंग हैं, जिसमें से 5 ही कार्य कर रहे हैं। न्यास परिषद का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है, न्यास परिषद के पास अब कोई काम नहीं बचा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी,
मोनिका जी काफी लेट हो गई हैं, समय से 9 बजे आप लोग क्लास को ज्वाइन किया करिए। चलो जी, 6 अंग हैं जिसमें से 5 कार्य कर रहे हैं, एक जो है आपका न्यास परिषद जो है वास्तविक रूप में कार्य नहीं कर रहा है, बस इतना कह रहा हूं। चलें फिलहाल जो है अब आप लोग अनुमति दीजिए, हम लोग मिलते हैं मंडे को। और एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, जो लोग एप्लीकेशन पे यानी पेड बैच में जो लोग राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए कल क्लास चलेगी। आप लोग निश्चिंत ना हो जाइएगा, कल आप लोगों की क्लास चलेगी। यूट्यूब की क्लास कल बंद रहेगी। चलें, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद से मंडे को।